नमस्कार नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसका नाम है द स्टार्टअप कोड। बिज़नेस के बारे में है ये सीरीज़। कैसे आप एक स्टार्टअप चालू कर सकते हैं, सक्सेसफुली उसको रन कर सकते हैं। ऑलमोस्ट छठा साल चल रहा है ये हम लोगों का। मुझे याद है जब मैंने ISM फाउंडेशन करंट अकाउंट खोला था अपने स्टार्टअप का, तो ऑलमोस्ट 1.5 साल तक के लिए उसमें कोई पैसे ही नहीं आए थे। मुझे पता चला था अगर आपके पास कोई बिज़नेस है तो उसके लिए आपको एक करंट अकाउंट खोलना पड़ेगा। लेकिन मुझे खुशी है कि उसके बाद वो एक्टिव हुआ, उसमें कुछ पैसे आना शुरू हुए। लेकिन वहाँ से मैं काफ़ी आगे आ चुका हूँ। मुझे 6-7 साल पहले ये लगता था कि मुझे बिज़नेस नहीं आता। अभी भी यही लगता है। मैं अभी इस ट्रिप में कुछ लोगों से मिला हूँ, वो भी यही कह रहे थे कि उनको भी बिज़नेस नहीं आता। बट उसमें और मुझ में, उनमें और मुझ में डिफरेंस ये है कि उनको बिज़नेस नहीं आता और उनको बिज़नेस सीखना भी नहीं है। मुझे सीखना है। तीसरी कैटेगरी और ख़तरनाक होती है, जिनको लगता है कि बिज़नेस उन्हें आता है और उन्हें करना भी है, और वो पैसा लगा भी देंगे और डुबो भी देंगे। तो 3 कैटेगरी के लोग हो गए। एक, जिनको बिज़नेस करना ही नहीं है, आता भी नहीं है। लेकिन ऐसे लोग सबसे ज़्यादा दुखी होते हैं, क्योंकि इच्छाएं तो सबको होती हैं। अच्छा घर हो, अच्छा गाड़ी हो, सबको पास हो। कहीं ना कहीं लोगों को बिज़नेस के बारे में ये लगता है, और ये पार्टली सच है, कि पढ़ लिख करके बिज़नेस नहीं हो सकता। क्योंकि MBA वगैरह करने के बाद लोग कहाँ कर पाते हैं। अब मुझे समझ में आया है, बिज़नेस का मतलब है, अगर आप बिज़नेस सीखने की कोशिश करें, इसका मतलब है कि आप अपने ब्रेन में, जहाँ पर एकदम अंधेरा है, जंगल की तरह है, वहाँ छोटे छोटे पीसेस ऑफ लाइट जला रहे हैं, दिया जला रहे हैं, आग जला रहे हैं, ताकि थोड़ा सा उजाला हो जाए। और अगर किस्मत अच्छी हुई तो आप फ्लड लाइट जला देंगे। फ्लड लाइट मतलब काफ़ी ज़्यादा रोशनी होगी किसी कोने में, जंगल के किसी कोने में। तो ये जो पार्ट हम लोग बना रहे हैं वो है वाई स्टार्टअप्स फेल। उसमें सबसे पहली लाइट क्या थी, क्यों फेल होती है? उसको मरने नहीं देना। हाँ, क्योंकि ज़्यादातर लोग इस बारे में सोचते नहीं हैं कि बिज़नेस मरे तो मरे। 2 चीज़ें लोगों के पास नहीं होती हैं। एक तो पैसा कम होता है, और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, लोगों के पास उस बिज़नेस को करने के लिए इमोशंस नहीं होते। कृष्ण इसी को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे थे जब वो कह रहे थे कि एक आदमी को अपने कर्म पे ध्यान देना चाहिए, फल पे नहीं। तो कोई ऐसा काम कि वो करता रहे, उसके लिए इमोशंस चाहिए। ये था पहला वजह कि लोग बिज़नेस को मरने के लिए बहुत ये नहीं सोचते कि उसको रोका जाए, मर जाते हैं। बिज़नेस मर जाए, मर गए। दूसरा हमने वजह सुना था बिजनेसेस क्यों फेल होते हैं। फाउंडर्स एट क्रॉस पर्पसेस। जो लोग भी मिलकर के बिज़नेस चालू करते हैं, फाउंडर्स लोग, उनको ये लगता है कि अगर हमारी अच्छी दोस्ती है तो हम बिज़नेस कर लें। लेकिन जो फाउंडर्स होते हैं वो फाइटर्स होने चाहिए, आपस में खूब लड़ना चाहिए, मुद्दे को लेकर के, आइडियाज़ को लेकर के, डिसीजंस को लेकर के। और फाइनली एक बंदा होना चाहिए जो डिसाइड करेगा कि ये हम करें कि ना करें। जैसे अभी मैंने रिसेंटली 4 लाख रुपए का एक और बजट अलाउ किया है अपने वेबसाइट को ऐप बनाने के लिए और उसको रीस्ट्रक्चर करने के लिए। ये कि बड़ा इन्वेस्टमेंट है। मेरे और डॉक्टर MP में दोनों में बड़े बड़े डिसीजंस वो मुझसे लेवाती हैं, मैं लेता हूँ, उनसे पूछता हूँ, डिस्कस करता हूँ, लेकिन लेता मैं ही हूँ। अच्छा, कहीं पर अगर उनको लगता है कि कुछ गड़बड़ी है तो वो मेरे साथ बहस करती हैं, लड़ती हैं। तो जो फाउंडर्स होने चाहिए वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ 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 हाँ, एक आदमी कुछ बोल रहा है तो सामने वाला बोले ओके ओके ओके। आपको लग रहा है कुछ गलत है, गड़बड़ है, फिर भी आप हाँ हाँ बोले जा रहे हैं, तभी बिजनेस खत्म हो जाएंगे। और एट द सेम टाइम फाउंडर्स ऐसे भी नहीं होने चाहिए कि हर बात पे लड़ रहे हैं और डिसीजंस आगे लिए ही नहीं जा रहे हैं, पोस्टपोन होते जा रहा है। तो ये था सेकंड। थर्ड क्या था? Building a company on a fad, not on a clear value proposition. ये थोड़ा सा ट्रिकी है। लास्ट में हमने पढ़ा था कि जब भी आप कोई बिजनेस किसी फैड पे शुरू कर रहे हैं, फैड मतलब एक जनरल सा आइडिया। जैसे इस बार जब मैं पापा से मिला तो पापा बोल रहे थे कि अगर हम लोग एक सिंपल सी दुकान खोलें जिस पे
खाली जलेबी, दही, कचौड़ी और समोसा ही बेचें तो भी महीने का लाख रुपए आ जाएगा। ये एक फ़ैड है, भले कितना भी सही है फिर भी फ़ैड है। मैं गया एक शॉप में, बड़ी मम्मी के लिए दवाई लेने गया, तो 3 बड़ी बड़ी दवाइयों की दुकान में जो दवाई नहीं मिली, एक गली के अंदर में छोटी सी दवा दुकान में मिला, और उस दुकान के बारे में सब बोल रहे थे वहाँ जाइए वहाँ जाइए। उसने छोटी सी दुकान में सारी दवाई रखी थी। मैं इम्प्रेस हो गया उस बंदे से, मैंने उसका वीडियो बनाया। फिर मैंने उसको पूछा कि ये आप कब से चला रहे हो, तो उसने कहा 32 साल से। और ईद के दिन मुस्लिम की दुकान थी, खुली हुई थी, और वो दवाई मिली जो लखीमपुर में शायद नहीं मिलती। उसने ढेर सारी छोटी छोटी रैक्स बना रखी थी, उसमें दवाइयाँ रखी थी। अब अगर मैं उसको डिसाइड करता हूँ कि मैं भी चलाऊँगा ये बिज़नेस, तो ये फ़ैड है। फ़ैड इसको बोलते हैं जहाँ पर आपको ना उस प्रॉब्लम में कोई डीप इंटरेस्ट है, ना तो उसका सोल्यूशन में कोई गहरी एक्सपीरियंस है। जैसे हमारे पास तो कम से कम डायग्नोस्टिक का एक 10-20 साल का एक्सपीरियंस तो है, 10 साल का एक्सपीरियंस है अल्ट्रासाउंड करने का। दिलीप जी, सुधीर, इन सब के पास अपना 10-10, 20-20 साल का एक्सपीरियंस है। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस कुछ नहीं है, हमने कहीं पर सुना किसी के मुंह से, हमको लगता है कि हम ये बिज़नेस करेंगे। और अगर आप फ़ैड के साथ में बिज़नेस कर रहे हैं तो बहुत जल्दी आप पिवट करेंगे, बार बार पिवट करेंगे। तो ये तीसरा वजह था कि बिज़नेस क्यों फेल होते हैं, आप बस फ़ैड पे चालू कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे ऊपर आप काम नहीं कर रहे हैं। चौथा है नॉट अंडरस्टैंडिंग योर कस्टमर्स और मार्केट्स। जब आप अपने कस्टमर्स को और अपने मार्केट्स को नहीं समझते और बिज़नेस चालू कर देते हैं तो भी आपका बिज़नेस मरता है। मैं फिर से रिपीट करूँगा, बिज़नेस की पढ़ाई ऐसी है जैसे कि आप एक अंधेरे जंगल में लाइट जला रहे हैं। लाइट जलाने का मतलब ये है, जब भी आप उस जंगल में उस जगह पे जाएं तो खट से आपको उस जगह पर वो चीज़ें देखनी चाहिए। आज मैं और अनुज एक रास्ते से आए हैं इलाहाबाद से, जब यहाँ आ रहे थे तो एकदम नया रोड था, और जब हमको टर्न करना था लखीमपुर की रोड के लिए तो हम लोग बजाय टर्न करने के चले गए सीधे फ्लाईओवर चले गए। लेकिन हम लोग फ्लाईओवर से जाते जाते उस रोड को पहचान गए। आपको पहचानना आना चाहिए। पहचानने के लिए आपके पास वो नॉलेज होनी चाहिए, और जब वो नॉलेज अप्लाई करने का टाइम आए तब वो नॉलेज याद आना चाहिए। नहीं तो हम लोग किसी फ़ैड के ऊपर काम कर रहे हैं, कर ही रहे हैं और पैसा भी नहीं आ रहा है। तो ये 4th वजह है अपने कस्टमर को नहीं पहचान पाना। तो आइए थोड़ा सा समझते हैं। दिस इज़ अ क्लीशे बट इज़ सो कॉमन दैट इट डिफाइज बिलीफ एट टाइम्स। ये जो सेंटेंस है कि अपने कस्टमर को हम नहीं पहचान पाते, ये एक क्लीशे है। अब यहाँ पर देखिए, आपका, मेरा और गरिमा का, और अगर अमन आप हैं या वैभव आप हैं, अनुज हैं, तो भी हम सबको अपने कस्टमर को पहचानना होगा। अभी तक हम अपने कस्टमर्स को या अपने स्टूडेंट्स को पहचानते नहीं हैं। उसकी प्रोफाइल को पहचाननी होगी, कौन हमारा एक्चुअल कस्टमर है। ये क्लीशे इसलिए है क्योंकि मुझे याद है बचपन में ही मैं किसी दुकान में था या कहीं जगह गया था, उधर लिखा था कि कस्टमर इज़ योर गॉड, और नीचे पता है किसने लिखा था? गांधी जी ने। महात्मा गांधी कहते थे कस्टमर आपका भगवान है। ये ऑलमोस्ट हर एक बिजनेसमैन कहेगा भैया ग्राहक ही भगवान है, ग्राहक ही भगवान है। इसलिए कह रहे हैं कि क्लीशे है, दैट इट डिफाइज बिलीफ एट टाइम्स। और अगर कोई क्लीशे चीज़ को आपको कोई आदमी 1 बार 2 बार 4 बार 10 बार 50 बार बताए तो बोलोगे हाँ पता है, तो आपकी बिलीफ में तो बात रहेगी बट आप उसको बिलीव नहीं करोगे। आपके सामने कस्टमर आएगा, जैसे यही जो हम लोग दवाई लेने गए थे बनारस में, उस कस्टमर के पास मेरी दवाई थी दुकानदार के पास, बट वो कम था और वो ब्रांड नेम नहीं था। उसने मेरे लिए एफर्ट डाला। वो चाहता तो ईद का दिन था, बोल देता नहीं मुझे, मेरे पास नहीं है, जाइए, जैसा कि 3 लोगों ने बोला। अब कस्टमर के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा पैशनेट नहीं होते, और ये चीज़ मैंने अभी स्कूल में भी देखा। कस्टमर को सामान बेचने के लिए तो इंटरेस्टेड है, लेकिन कस्टमर को समझने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। जैसे उस दिन बेचारी गरिमा बहुत थकी हुई थी, तो उसके मुंह से पता है क्या निकला था? ये तो दिमाग ही चाट ले रहा है। वो बात करते करते, क्योंकि कस्टमर, एक कहते हैं अच्छा कस्टमर सबको चाहिए, लेकिन आपको अच्छा कस्टमर प्रोफाइल नहीं देगा। कस्टमर प्रोफाइल आपको मिलेगा जो बहुत प्रॉब्लमेटिक कस्टमर है, जो आपसे सामान खरीदता है और आपसे ढेर सारा वैल्यू लेना चाहता है। इट इज़ ईजी फॉर फाउंडर्स टू
so carried away with their own brilliance and belief that they start to believe that they know the best what will work in the marketplace. अब देखिए यहाँ पर ना पिछले ऑलमोस्ट 2 महीने में वैभव जो है 2 बिजनेसेस के बारे में सोच चुके हैं. एक तो क्रीम का बिजनेस और दूसरा आजकल कॉफ़ी का बिजनेस. और दोनों ही बिजनेसेस में इन्होंने मुझे बताया, वैभव ने बताया कि मेरा कॉफ़ी का बिजनेस है ड्राइवर्स, जो लोग गाड़ी चलाते हैं, क्योंकि आप गाड़ी चलाते समय नींद आ रही थी. और मेरा हाँ, और मेरा क्रीम का बिजनेस कौन था, कौन है कस्टमर, आपको नहीं याद? नहीं मुझे याद नहीं. नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा था ड्राइवर्स, मैं आपको बता रहा था कि मैंने क्यों कॉफ़ी का मुझे लगा कि फिजिबल है. मेरा मेन था कि मुझे जैसे लिक्विड रिबेलियसनेस सेल करता है, वैसे मैं सोच रहा था कि मैं जो जिम फ्रीक हैं. अच्छा जिम फ्रीक, हाँ जिम फ्रीक कॉफ़ी के लिए हो गया. और नॉर्मली जो लोग जो रैप म्यूजिक सुनते हैं, पॉप म्यूजिक सुनते हैं, उन लोग के लिए जो थोड़े संगीत हैं, उन लोग के लिए. अभी भी कस्टमर प्रोफाइलिंग क्लियर नहीं है मेरी. ठीक, मैं इसी पर आना चाहता हूँ. कह रहे हैं फाउंडर्स के लिए, जो लोग बिजनेस चालू करते हैं उनके लिए बहुत आसान है, ख़ास तौर से अपनी ब्रिलियंस की वजह से. हम लोग इतनी किताबें पढ़ चुके हैं, इतने वीडियोस बना चुके हैं, तो हम लोगों को लगेगा कि हमारे आइडियाज़ बहुत ब्रिलियंट हैं और हमको लगने लगे कि हम अपने कस्टमर को समझते हैं. कस्टमर का प्रोफाइल करना एक बहुत मुश्किल काम है, बहुत ही मुश्किल काम है. The allure of being next Steve Jobs is sometimes too hard to resist. और एक बंदा था स्टीव जॉब्स, वो बोलता था कस्टमर्स भाड़ में जाए, उसको पता होता नहीं है उसको क्या चाहिए. तुम जब प्रोडक्ट बना के दोगे तब कस्टमर को मालूम पड़ेगा उसको क्या चाहिए. इसलिए कह रहे हैं कि स्टीव जॉब्स बनने का एक एल्योर होता है. कस्टमर प्रोफाइल बनाना बहुत मुश्किल है कि किस टाइप का कस्टमर है जो मेरा प्रोडक्ट यूज़ करेगा. अब जैसे मेरे लिए बड़ा आसान है कि मैं एक अमीर बनने के लिए कोर्स कर रहा हूँ, तो कौन ज्वाइन करेगा, सबके सब करेंगे. एक गरीब आदमी से लेकर के अमीर आदमी तक सब करेंगे. ये एक आसान तरीके से अपने दिमाग में अज्यूम कर लेना कि मैं कस्टमर को समझता हूँ, ये आसान है. इसलिए स्टीव जॉब्स हर आदमी बनना चाहता है. आई हैव कम अक्रॉस न्यूमरस स्टार्टअप्स इन द लास्ट 10 years हु सीम हेल बेंट ऑन बिल्डिंग चाय मेकिंग मशीन. अभी इसी बार गरिमा बता रही थी कि हम लोग चाय के पाउचेस बना सकते हैं. तो मुकेश बंसल कहते हैं कि मैंने बहुत से लोगों से मिला हूँ और वो कहते हैं चाय बनाने की मशीन बनाना चाहिए, एंड दे आर हेल बेंट. ये बहुत अच्छा आइडिया है. वाइल दिस मे बी टेक्निकली फीजिबल, इज़ देयर रियली अ कस्टमर लुकिंग फॉर सच ए डिवाइस. बोलते हैं ये हो सकता है कि एक मशीन बन भी जाए, टेक्निकली फीजिबल हो, लेकिन क्या सचमुच में किसी को चाहिए वो मशीन. अब मैं बना रहा हूँ बेसिक कोर्स, एडवांस कोर्स और दोनों का पर्सनल. आप बना रहे हैं कॉफ़ी, एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी, या आपके मन में आया है एक चाय का कोई प्रोडक्ट. जब हमारे मन में कोई चीज़ चलती है तो उनको लगता है कि जब मुझे चाहिए तो मेरे जैसे बहुत से लोग होंगे, लेकिन क्या सचमुच में बहुत से लोग हैं. चाय इज़ अवेलेबल एट एवरी स्ट्रीट कॉर्नर इन इंडिया फॉर एज लिटिल एज 10 रुपीज़ अ कप. क्योंकि चाय तो हर एक कोने में इंडिया में अवेलेबल है, 10 रुपये कप का. सम पीपल ऑल्सो एन्जॉय द रिचुअल ऑफ मेकिंग चाय एट होम. और कुछ लोग तो चाय इसलिए बनाते हैं घर पे क्योंकि चाय बनाना उनको पसंद है. टेकिंग 10 minutes ब्रेक फ्रॉम वर्क टू डू सो, वाइल अदर्स माइट हैव स्टाफ टू डू इट फॉर देम. और कुछ लोग हैं जो अपने स्टाफ से चाय बनवा लेते हैं. वाइल अच्छा, people also make chai differently, captured beautifully in the Chayos slogan, मेरी वाली चाय. और कुछ लोग तो बोलते हैं मेरी वाली चाय, मेरे हिसाब की चाय, मेरे टेस्ट की चाय. सबका अपना अपना तरीका है चाय बनाने का. Just because something seems possible and appeals to you personally doesn't make it a large scalable business. ध्यान रखिएगा, जब हम लोग बिजनेस की बात करते हैं यहाँ पर इस कोर्स में, तो हम लोग बात कर रहे हैं लार्ज स्केलेबल बिजनेस. कौन सी क्लास में पढ़ी हो सुगंधी? 12th पढ़ चुकी हो? और तुम? और किसी भी स्कूल में बताया नहीं गया होगा ना, क्लास में बैठते हैं तो कॉपी पेंसिल के साथ बैठते हैं. हाँ देखो, हमारे अनुज भैया गए थे हमारे साथ ट्रिप पे, कॉपी पेंसिल ले ही नहीं गए. ABCD की कम से कम कॉपी ले जानी चाहिए. हम सोच रहे थे कि
क्या हम ले गए 2 किताब, 1 रजिस्टर, 1 लैपटॉप, 1 मोबाइल, सब कुछ इतना बैग भर के ले गए ताकि हम रास्ते में पढ़ सकें। जो लोग गाड़ी चला रहे हैं वो तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन गाड़ी चलाने के बाद जब आप कमरे पे बैठेंगे और वहाँ पर बैठेंगे और दिन भर में केवल आधे घंटे 1 घंटे का टाइम मिलता है लेक्चर सुनने का और कुछ नोट्स बनाने का, उसको वेस्ट मत करें। अगली बार जब क्लास में आएँ तो पेन कॉपी लेकर आएँ। मैं इसलिए बोल रहा था क्योंकि ये चीज़ मैं चाहता हूँ आप लोग याद रखें। जब भी हम बिज़नेस के बारे में बात कर रहे हैं तो लार्ज स्केलेबल बिज़नेस होना चाहिए। मुझे केवल दवाई की दुकान नहीं बनानी, मुझे ऐसा बिज़नेस करना है जो लार्ज स्केलेबल बिज़नेस हो। ये राजू वेंकटरमन का स्टेटमेंट था, जिन्होंने 1500 करोड़ का बिज़नेस बना करके बेचा है, तीसरा वाला। इसके पहले 2 और बिजनेसेस ऐसे ही बनाए और बेचे हैं। लार्ज स्केलेबल बिज़नेस कौन सा? बड़ा, और स्केलेबल मतलब जिसको आप फैला सकें, बड़ा कर सकें। तो आप जब बिज़नेस के बारे में सोचते हैं और कस्टमर प्रोफाइलिंग के बारे में सोचते हैं तो आप एक चाय की दुकान या एक क्लिनिक या एक दवाई की दुकान या एक हलवाई की दुकान नहीं सोच रहे हैं। आप क्या सोच रहे हैं? लार्ज, बोलो बोलो। हाँ जब बेटा जब तक बोलेंगे नहीं ना ज़ुबान नहीं साफ होगी। लार्ज स्केलेबल बिजनेस, a very public failure of something that was dramatically innovative and perhaps a decade ahead of its time is the Segway personal transporter, which despite its innovative self-balancing technology failed to revolutionize urban mobility as intended. स्टीव जॉब्स को तो हम सब जानते ही हैं। कौन है स्टीव जॉब्स? एप्पल कंपनी के फाउंडर। जेफ बेजोस को भी जानते हैं। कौन है? अमेज़ॉन के मालिक। इन दोनों ने इस चीज़ में पैसे लगाए थे। गूगल ने भी पैसा लगाया था। सेगवे नाम की एक मशीन आती है जिसके ऊपर आप खड़े होते हैं और उसको चार्ज करते हैं और वो साइकिल के स्पीड से चलती है। लेकिन साइकिल की तरह नहीं चलाते, उसमें आप आगे झुकते हो तब वो आगे बढ़ती है। वो बड़ी मज़ेदार है। उसमें ऐसा है कि आप उसके ऊपर खड़े हो जाओ और वो चलेगा और उसको चार्ज कर दो। और इन लोगों ने जब पैसा लगाया था, स्टीव जॉब्स और जेफ बेजोस जैसे लोग हैं, ये कौन सा बिज़नेस करते हैं? लार्ज स्केलेबल बिज़नेस। तो इन लोगों ने सोचा था जैसे कि पूरी दुनिया में हर आदमी के जेब में अब एक मोबाइल फ़ोन डलवा दिया हम लोगों ने, ऐसे ही हर आदमी, साइकिल चलाने वाला आदमी भी, स्कूटर चलाने वाला आदमी भी क्या चलाएगा? सेगवे। तो ये एक बहुत बड़ा बिजनेस फेलियर था, उतना बड़ा नहीं हो पाया। वेरी पब्लिक फेलियर, ये पब्लिक फेलियर है। प्रोडक्ट आया, अभी भी लोग यूज़ करते हैं, लेकिन अमीरों का खिलौना हो चुका है ये। सेगवे पर्सनल ट्रांसपोर्टर, लोगों ने इमेजिन किया था कि जब बच्चे घर से निकलते हैं तो सेगवे पे स्कूल जाएंगे, जब लेडीज़ सब्जी लेने जाती हैं तो सेगवे पर जाएंगी, सब्जी लेकर आ जाएंगी। लोग कहीं से भी कहीं जाते हैं अब चलने के बजाय, साइकिल चलाने के बजाय, क्योंकि वो साइकिल भी नहीं है। आप अपना खड़े होंगे तो आगे झुकेंगे, गाड़ी आ जाएगी। चलता है वहाँ पे, तो अभी तक उसके ऊपर काम चल रहा है। इसका मतलब इट फेल्ड टू रेवोल्यूशनाइज अर्बन मोबिलिटी एज इंटेंडेड। तो जो सेगवे है चला तो, लेकिन अभी तक अर्बन मोबिलाइजेशन को ये वो नहीं कर पाया, रेवोल्यूशनाइज नहीं कर पाया। अभी तक पूरी दुनिया में लोगों ने इसको अडॉप्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसकी वजह क्या है? क्यों लोगों के पास ये घर घर में नहीं घुसा? हाई कॉस्ट, महंगा था। रेगुलेटरी हर्डल्स, दूसरा ट्रैफिक रूल्स, इसके ऊपर कौन से लागू करेंगे कौन से नहीं। तीसरा प्रैक्टिकलिटी लिमिटेड इशू इट्स अडॉप्टेशन, इसको चलाने के लिए भी आपको सीखना पड़ेगा। चौथा कन्फाइनिंग टू अ नीचेज यूज़, इसको आप सब जगह यूज़ नहीं कर सकते। इसकी रोड एकदम अच्छी होनी चाहिए, इसलिए शायद दुबई जैसे जगहों पर चल रहा है, लेकिन इंडिया में लखीमपुर जैसे जगहों पर नहीं चलेगा वो। पांचवा, rather than becoming a mainstream transportation solution, बस this exemplifies how ground-breaking innovations alone cannot guarantee market success in the absence of affordability and clear utility. तो सेगवे से अपने को ये बताना पड़ेगा कि हमारे दिमाग में अगर कोई आइडिया आया है और उस आइडिया को हमने प्रोडक्ट बना भी लिया है तो भी वो मास स्केलेबल प्रोडक्ट नहीं होगा। मतलब हम तो फिर भी उस तरह के इनोवेटर्स नहीं हैं जो सामान बना सकें नया नया,
जो बना सकते हैं वो भी खाली प्रोडक्ट बना करके आप उसको नहीं बेच सकते। कौन कैसे बेच पाएंगे? आपको कस्टमर को समझना पड़ेगा। हम अपने प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान देते हैं, लेकिन हमको ये भूल जाता है कि प्रोडक्ट यूज़ कौन करेगा? कस्टमर। और कस्टमर को हम नहीं सुनते। फाउंडर्स हैव टू ऑब्सेस अबाउट देयर पोटेंशियल कस्टमर्स एंड स्पेंड एज मच एज टाइम पॉसिबल ऑब्जर्विंग देयर लाइफ्स। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रोडक्ट बन करके खूब दूर दूर तक पहुंचे, तो आपको ऑब्सेस करना पड़ेगा अपने आप को कस्टमर्स के लिए। अभी एक बच्ची ने फ़ोन किया था आज, 23-24 साल की बच्ची होगी, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई और वो बात करना चाहती है अपने हस्बैंड से। हम लोगों ने वीडियो बनाया है, मौत के बाद आप लोगों से बात कर सकते हैं क्या, डेथ के ऊपर हमारे ढेर सारे वीडियोज़ हैं। तो अब जितने भी हमने वीडियोज़ बनाए हैं वो किसी के पास पहुंचता है और वो आदमी फिर उस वीडियो को देख करके कुछ समझता है, फिर हमको कांटेक्ट करता है। तो अब या तो वो हमारा कस्टमर हो सकता है या तो कस्टमर नहीं होगा। अब अगर मैं उसको बोलूँ अरे यार परेशान कर रही है, दिमाग ख़राब कर रही है, तो हम एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं बिज़नेस की। हम अपने कस्टमर प्रोफाइल को नहीं समझ रहे। कस्टमर आपके पास आया है, उसको आप नहीं समझ रहे हैं, उसको सुनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। फाउंडर्स हैव टू ऑब्सेस अबाउट देयर पोटेंशियल कस्टमर्स। फाउंडर्स को अपने पोटेंशियल कस्टमर्स के प्रति ऑब्सेस्ड होना पड़ेगा। ये क्या होता है ऑब्सेस होना? बिल्कुल सही। लेकिन हम कब कब ऑब्सेस्ड हो पाएंगे अपने कस्टमर के प्रति? देखिए अभी भी ना हम लोग का जो दिन का 24 घंटे का जो पीक आवर्स है, सुबह 10-11 बजे से लेकर के शाम को 4-5 बजे तक, ये वो टाइम है जब हम या तो कस्टमर को समझने में टाइम बिता सकते हैं या अपने आप के साथ में रह सकते हैं, जो हमको अच्छा लगता है वो करें। और अगर आप केवल अपने साथ हैं तो आप प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे, स्केलेबल बिजनेस नहीं समझ पाएंगे। कस्टमर्स आर एक्सपर्ट्स इन देयर ओन लाइव्स एज वी विल डिस्कवर इन ग्रेट डिटेल्स इन नेक्स्ट चैप्टर। ये इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक पूरा चैप्टर बनाया गया है इसके ऊपर कि कस्टमर्स कितने इंपॉर्टेंट है। और अभी आप देखेंगे, पता है क्या करते हैं? हिंदुस्तान यूनिलीवर अपने बड़े बड़े ऑफिसर्स को, जिनको महीने की 5-5, 10-10 लाख रुपए सैलरी देते हैं, उनको एक हफ्ते में एक बार बोलते हैं जाओ मार्केट में, धूप में, दुकानों में जाके खड़े होकर के अपने कस्टमर्स को देखो। They may not know the solution they need, but they do know the problems and their aspirations better than anyone else. Customers अपनी solution नहीं जानते कि उनको कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, लेकिन वो अपनी प्रॉब्लम्स तो जानते हैं। तो अगर आप किसी के लिए प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो अपने आप को खाली मत देखिए, क्योंकि आप एक यूनिक आदमी हैं और आप अपनी प्रॉब्लम किसी तरीके से सॉल्व कर चुके हैं। भाई आपको नींद नहीं आ रही है तो आपने फ़ोन चला लिया या आपने कुछ और किसी दोस्त से बात कर ली, लेकिन अगर आप नींद नहीं आ रही है, इस चीज़ का सोल्यूशन बनाना चाहते हैं, तो पहले उन लोगों को मिलिए और कांटेक्ट करिए जो नींद नहीं आ रही है, प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। The more you observe customers, the more grounded in reality your approach is likely to be, and it is less likely that you will build something that nobody needs. पूरा खेल ही बिजनेस में ये है कि हम लोग बनाते तो हैं, उसके बाद कोई यूज़ करे ना करे हमारी प्रॉब्लम। हमको लगता है कि क्यों नहीं यूज़ करें, इतना अच्छा प्रोडक्ट बनाया। हमने अपने कस्टमर के हिसाब से प्रोडक्ट नहीं बनाया। हमने प्रोडक्ट तो बना दिया है लेकिन कस्टमर के हिसाब से नहीं। इसलिए जितना ज़्यादा आप अपने कस्टमर्स को ऑब्जर्व करोगे, उतना ही चांसेस ये है कि आप ऐसा प्रोडक्ट बनाओगे कि आपके कस्टमर को वो चीज़ पसंद आ सके। अरे ख़त्म हो गया। नॉट अंडरस्टैंडिंग योर कस्टमर और मार्केट किल्स यू। ये है आज का 4th रीज़न जिसकी वजह से आपका बिजनेस ख़त्म होता है। कल पढ़ेंगे हम लोग नो क्लियर वैल्यू प्रोपोजिशन। आपका बिजनेस तब भी मरता है जब आपके पास होता है नो क्लियर वैल्यू प्रोपोजिशन। और कल की क्लास में कोई भी कमज़ोर बच्चा और तेज़ बच्चा नहीं होना चाहिए कि सर हम तो क्लास में पिछड़े बच्चे हैं इसलिए हमारे पास कॉपी पेन नहीं है। यहाँ पर ये नहीं चलना चाहिए। सबकी फेयर कॉपी होनी चाहिए और जब लिखें तो साफ़ सुथरा लिखें, पेंसिल और से लिखना शुरू करें, क्योंकि आप लोग अभी अच्छे हैंड राइटिंग नहीं है। और 4 खाने वाली कॉपी में आप लिखना शुरू करें और मैं सबकी कल कॉपी चेक करूँगा कि कौन लिख रहा है, कितना लिख रहा है, नहीं लिख रहा है। और जो स्मार्ट बच्चे हैं उनकी तो पहले चेक करूँगा, कूल और स्मार्ट बच्चों की।
अमन भैया की पहले होनी चाहिए। हाँ, और जो दूसरों की कॉपी चेक कराएगा उसको सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे।